हेलो। आवाज आ रही है? एक सेकंड, मेरे को स्क्रीन दिख नहीं रही ना इसमें, एक मिनट ना। आप लोगों को दिख रही स्क्रीन, ये बताइए पहले। स्क्रीन शो हो पा रही है आपको? हेलो। नो सर। नहीं सर, नहीं दिख रही? इसमें क्या दिक्कत हो रही है? एक सेकंड है। इसमें आप लोगों को मुझे इसमें दिक्कत हो रही है। एक सेकंड। नहीं दिख रही ना? विजिबल हो रहा है। हाँ भाई। अच्छा, आ रही है स्क्रीन? ठीक है ठीक है, दिख रही है आपको स्क्रीन? चलिए जी सर। आज हम देखेंगे बैलेंस शीट, देखते हैं पार्ट फर्स्ट। ठीक है, किस बैलेंस शीट किस तरह से बनती है आपकी फाइनल अकाउंट में। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपका कंपनी का नाम क्या है। ठीक है, बैलेंस शीट एज एट, यानी किस तारीख को आपकी बैलेंस शीट बन रही है वो यहाँ पे डेट आती है। अगर 31 मार्च को बन रही है तो 31 मार्च 2023। ठीक है, इस तरह से आपकी बैलेंस शीट यहाँ पे बनती है। अब देखो, बैलेंस शीट में सबसे पहले जब भी आप क्या बनती है फाइनल अकाउंट्स की, यानी ऐसी कंपनीज, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जिनके शेयर्स, जो शेयर कैपिटल जिन जो होती है, जो भी हमने कंपनी डिस्कस की, उनकी क्या बनती है पर्टिकुलर बैलेंस शीट बनती है। उसमें सबसे पहले देखो हमारा यहाँ पे बैलेंस शीट कैसी बनती है, यहाँ पे हॉरिजेंटल है, टी शेप है, और कैसी है वर्टिकल। तो दिस इज वर्टिकल शेप्ड बैलेंस शीट है। ठीक है, वर्टिकली है। यहाँ पे सबसे पहले आपका आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, यानी हम किसको देख रहे हैं सबसे पहले, लायबिलिटी साइड में इक्विटी एंड लायबिलिटी आपका आता है। इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहला कॉलम आपका है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या क्या आती है, तीन चीजें आती हैं। शेयर होल्डर्स फंड में तीन चीजें आती हैं। शेयर कैपिटल, टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल कितनी है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी शेयर कैपिटल इसके अंदर आती है। बस मेन क्रक्स ये है, इसको आपने ध्यान देना। एक सेकेंड है। ठीक है, पहला है शेयर और शेयर कैपिटल। कंपनी के पास टोटल कितनी शेयर कैपिटल है वो यहाँ पे आएगी। रिजर्व्स एंड सरप्लस, कंपनी ने कितने के रिजर्व्स बनाए। रिजर्व्स के अंदर क्या कौन कौन से रिजर्व्स आते हैं, जनरल रिजर्व, स्पेशल रिजर्व, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कोई बनाया तो वो आ जाता है। कोई सरप्लस मेंटेन कर रखा है, ठीक है, ये सब किसके अंदर आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर आता है। ठीक है, यानी सरप्लस मतलब जो प्रॉफिट में से कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा क्या करती है, रिजर्व करके रख लेती है, सरप्लस ऐसे सरप्लस रख लेती है, ताकि उसको क्या करते हैं फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर स्पेशल फंड के लिए वो यूज कर पाए। वो रिजर्व और सरप्लस में आता है। तीसरा है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अगर कंपनी ने कोई शेयर वारंट ले रखे हैं, ठीक है, किसी और कंपनी के, तो उसके अगेंस्ट में वो पैसे को यूज कर पाए, वो सब किसके अंदर आता है, शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट है तीनों। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स और सरप्लस, बस आपको मेन याद रखना कि कौन सा किसका पार्ट है। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये किसका पार्ट है, शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट है। और शेयर होल्डर्स फंड किसका पार्ट है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज का पार्ट है। अगला है
नॉन शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब इसमें क्या आता है आपका शेयर एप्लीकेशन मनी, ऐसा पैसा जो शेयर्स आपने पब्लिक में इश्यू तो कर दिए, लेकिन उन शेयर होल्डर से जो अलॉटमेंट का पैसा अभी क्या है, पेंडिंग है, यानी वो अभी देना उनका बाकी है, तो उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन मनी ऐसे शेयर जिसको आपने क्या किया था मार्केट में, जिनको मार्केट में आपने भेजा है, जिससे आप क्या कर सकें, शेयर अप्लाई कर सके जो लोग, वो उनका जो अलॉटमेंट अभी क्या है पेंडिंग है, वो यहाँ पे आता है। तीसरा देखो यहाँ पे क्या आती है आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटी बेसिकली जिसको फिक्स्ड लाइबिलिटीज बोलते थे पहले, अब इसका नाम चेंज होकर नॉन करंट लाइबिलिटी आ गया है। ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटी मतलब वो लाइबिलिटी जो कि मोर देन 12 मंथ्स, लंबे अंतराल के लिए जो चलती हैं, वो सब आपके क्या आती हैं। ठीक है, तीसरा है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। इनके अलावा कोई और लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म है वो यहाँ पे आएंगी। और हमने कोई प्रोविजंस बना रखे हैं, लंबे समय के लिए कोई प्रोविजंस बना रखे हैं, वो सब आपके किसके अंदर आते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन का पार्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सर ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बता दीजिए। क्या बताना है? ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज ये क्या होता है? अभी मैं दोनों चीज आपको डिस्कस कराऊंगा आगे। डेफर्ड टैक्स एसेट भी आएगा एसेट साइड में, दोनों को मैं करवा दूंगा मैं। ठीक है, जी वेट कर लीजिए। देखो उसके बाद आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जो लंबे अंतराल के लिए कोई भी प्रोविजन आपने बना रखे हैं, वो आपका इसमें नॉन करंट लायबिलिटी का, ये चारों किसके पार्ट है, नॉन करंट लायबिलिटी के पार्ट है। और नॉन करंट लायबिलिटीज भी किसका पार्ट है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज का पार्ट है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के अंदर सबसे पहले आपकी आती है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। आपने कोई बोरोइंग्स कोई बैंक से ले रखी है, वो सब किसके अंदर आता है, शॉर्ट करंट लायबिलिटीज के अंदर आती है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आपका क्या होगा, क्रेडिटर से कोई लोन ले रखा है, ठीक है, या फिर बैंक से कोई शॉर्ट टर्म लोन आपने ले रखा है। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स का मतलब आपका क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर से कोई लोन लिया तो वो ट्रेड पेबल्स के अंदर आता है। इसमें दो चीजें दे रखी, टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यू ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस सीधा सीधा ध्यान रखना, ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटी में आता है। तीसरा है अदर करंट लायबिलिटीज। इनके अलावा, इन दोनों के अलावा कोई और भी लायबिलिटीज जो यहाँ इन दोनों में नहीं आती, वो किस में आती है, अदर करंट लायबिलिटीज में आती है। और इसी तरह जैसे यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोविजन था, यहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन बनता है। ठीक है, इसका टोटल जो आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज का, वो यहाँ पे आप शो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तो आप दो चीजें देख रहे होंगे। देखो यहाँ पे दो कॉलम दिख रहा है आपको, करंट रिपोर्टिंग पीरियड, यानी इस साल का ये डेटा है, इस साल का। ठीक है, माना मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 2023-24, तो ये जो डेटा है ये किसका है, 23-24 का है। और ये वाला कौन सा, प्रीवियस ईयर का, यानी 22-23 का। ठीक है, सर ये शेयर होल्डर फंड जो है, इसे शेयर होल्डर इक्विटी भी कहा जाता है ना? क्या कह रहे हो? जो शेयर होल्डर फंड दे रखा है ये, इसको हाँ, शेयर होल्डर इक्विटी भी कह सकते हैं। शेयर होल्डर्स फंड को शेयर होल्डर इक्विटी कह सकते हैं? नहीं, ये शेयर होल्डर फंड है। इक्विटी तो इसके अंदर आएगी ना, शेयर कैपिटल के अंदर। इसके अंदर आएंगे आपके इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो सब इसका पार्ट है। देखो ये डिटेल में डिस्कस करके, पहले मैं इसको आपको एक ओवरऑल कॉम्प्लेक्स इसका दे रहा हूँ। ठीक है, उसको हम डिटेल में देखेंगे। ये फंड है, देखो इनको हमने कैटेगराइज कर दिया आज एक चीज है ना, पढ़ फंड। रहा था मैं आज, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी, उसका फॉर्मूला था टोटल आपका इनकम अपॉन शेयर होल्डर इक्विटी। मैंने सोचा कि जो ये तीनों चीज है, ये शेयर होल्डर इक्विटी का पार्ट है, हाँ, तो वो सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ मैं? कौन शेयर होल्डर इक्विटी का पार्ट है? ये शेयर होल्डर फंड्स के अंदर जो तीन हेडिंग्स दे रखी हैं, मैंने सोचा हाँ, ये शेयर होल्डर इक्विटी का पार्ट है। हाँ, ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज का पार्ट है, शेयर होल्डर्स इक्विटी का ही पार्ट नहीं है ये वाला कह रहे हो ना? हाँ, ये तो इक्विटी का पार्ट है। ये पूरी की बात की जाए तो इसमें तो यहाँ तक जो ये देखो, तीन यहाँ चीजें हमारे, शेयर कैपिटल हो गई, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, और मनी ये रिसीव अगेन ये वाला हिस्सा जो है, ये आपका हाँ, ये शेयर होल्डर इक्विटी का पार्ट है। शेयर होल्डर्स इक्विटी का पार्ट है। ठीक है, हाँ, ये चीज कह रहा था ऊपर। इक्विटी एंड लायबिलिटीज तो हमारे लायबिलिटी पे आ गए ना उसमें, तो बाकी लायबिलिटीज वो है नहीं आपके माना दोनों। जाएगा। इसी तरह से आपकी एसेट्स है।
ठीक है, वर्टिकली बना रहे हैं, देख रहे होंगे हमें टी शेप्ड बैलेंस शीट नहीं बनती, जैसे पहले आपकी स्टैंडर्ड बनती थी ना टी शेप्ड, लायबिलिटीज इधर आती हैं, एसेट इधर आती है, लायबिलिटीज इधर आती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे वर्टिकल शेप में बनता है। एसेट्स देखो, अब एसेट के अंदर दो एसेट्स आपके आएंगे, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट। नॉन करंट एसेट को पहले क्या बोलते थे? फिक्स्ड एसेट्स बोलते थे, लेकिन एज पर शेड्यूल 3 इसको हम क्या बोलते हैं? ये बैलेंस शीट किस शेड्यूल के अकॉर्डिंग बन रही है? शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये नॉन करंट एसेट में सबसे पहला आपका आता है प्रॉपर्टी, प्लांट्स, इक्विपमेंट्स। दूसरा इंटेंजिबल एसेट्स में आपकी गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स। तीसरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कोई ऐसी कैपिटल जो आप क्या कर रहे हैं, एक इन्वेस्टमेंट है जो वर्क इन प्रोग्रेस आपकी चल रही है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन हम उसको किस में मान रहे हैं? अभी वर्क इन प्रोग्रेस में, उसका काम चल रहा है, तो वो इसके अंदर आएगा बाद में, जो कि एसेट बनेगी आपकी। ठीक है, चौथा है इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, कोई ऐसी एसेट, कैसी एसेट? इंटेंजिबल एसेट जो कि अंडर डेवलपमेंट है। माना कोई क्या कर रहे हैं आप, मान लेते हैं आप, एक एग्जांपल है, कोई इन्वेंशन कर रहा है, R&D कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करते हैं, माना आपने कोई टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है, उसमें आप क्या करते हैं, उसमें उसका क्या करते हैं? ट्रेडमार्क करवाते हैं ना, कि मेरे अलावा 10 साल या 20 साल तक इस टेक्नोलॉजी को कोई यूज नहीं करेगा, तो वो कहलाती है इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। वो भी आपकी नॉन करंट एसेट का पार्ट है, क्योंकि वो लंबे समय तक आपको बेनिफिट करेगी। अगला है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। देखो ये था ये चारों किसका पार्ट थी? नॉन, इसके अंदर आती है, देखो, ठीक है। इसके बाद आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जिसको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी बोलते थे पहले, यानी ऐसी इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है जो कि कितने साल से, 1 साल से अधिक के लिए कोई आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आती है। देखो अब यहाँ पे आ गया आपका डेफर्ड टैक्स एसेट, वहां पे क्या था? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, यहाँ पे आ गया डेफर्ड टैक्स एसेट। इसको समझते हैं क्या होता है? स्क्रीन दिख रही है? नहीं दिख रही होगी, अब दिख रही है, बताइए। अब दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी सर, दिख रही है। पहले हम देख लेते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होता है, ठीक है। देखो अब आप एक कंपनी है ABC लिमिटेड, फाइनेंशियल ईयर चल रहा है आपका, मान लेते हैं 23-24। अब आपने क्या किया, इस कंपनी ने शुरू में ही कॉर्पोरेट टैक्स, जिससे हम एडवांस टैक्स इसने पे कर दिया होगा। कई बार कंपनीज एडवांस टैक्स पहले पे कर देती हैं। मान लेते हैं इसने एडवांस टैक्स 1 लाख रुपए पहले ही पे कर दिया है, इसे मालूम नहीं था कि इसका कितना टैक्स लगने वाला है इस साल, ठीक है। जिसमें से कि एक्चुअल जो टैक्स इसे पड़ा इस साल, जो एक्चुअल टैक्स उसका कैलकुलेट हुआ इस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये माना हुआ 80,000 रुपए, ठीक है। एडवांस टैक्स कितना था? 1 लाख उसने ऑलरेडी पे कर दिया था, 80,000 उसका टैक्स बना, तो 20,000 रुपए क्या होगा? इसको रिटर्न होगा ना, इसको इनकम टैक्स रिटर्न बोलेंगे। इसकी टर्म में इसको क्या बोलते हैं? डेफर्ड टैक्स एसेट, ठीक है। एक तरह की एसेट होगी ना कंपनी की, ज्यादा पे कर दिया, खर्चा कम हुआ है, मतलब टैक्स कैलकुलेट हुआ है, तो जो 20,000 रुपए बचा वो डेफर्ड टैक्स एसेट बन जाता है, ठीक है। और इसका ही उल्टा कर देंगे, अब मैं लायबिलिटी की बात करूं यहीं पे, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। देखो एडवांस टैक्स पे किया 1 लाख रुपए, ठीक है, और टैक्स लायबिलिटी कितनी बन रही है इस साल? मान लेते 1,40,000 रुपए बन रही है, तो जो बचेगा एक्सेस हो रहा है ना, 40,000 रुपए और पे करेगी कंपनी। ये कैसा है? दिस इज योर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। इसे नोट कर लीजिए अगर आपको इसमें दिक्कत है तो। आया समझ में? हाँ जी सर, आगे। जी यस सर। नोट कर लीजिए इसे, एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, ताकि आपको कभी भी याद करने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। जिस साल आपने ज्यादा टैक्स पे कर दिया है इस कंपैरिजन, उसका टैक्स लायबिलिटी कम बन रही है, तो वो डेफर्ड टैक्स एसेट हो गया। और कहीं पे आपने टैक्स तो पे कर दिया लेकिन आपकी लायबिलिटी उससे ज्यादा अराइज हो रही है, तो उस केस में वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन जाती है।
नोट कर लिया? Yes, sir. हो गया सर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ गया समझ में। इसके बाद आपका आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। कोई आपने क्या करेंगे, देखो एक ध्यान देना है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यहाँ पे आप लोन ले नहीं रहे, यहाँ पे लोन प्रोवाइड कर रहे हैं किसी और कंपनी में। माना हो सकता है आपने किसी और को लोन दे रखा है, ठीक है, या हो सकती है जो आपकी कंपनी है उसका नेचर ऑफ बिजनेस ही कैसे फाइनेंशियल, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई बैंक हो सकता है ना, कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो सकती है जिसका काम ही लोन प्रोवाइड करना है। तो लॉन्ग टर्म लोन अगर आपने किसी को दे रखा है कितने साल के लिए, मान लेते हैं 5 ईयर्स 10 ईयर्स, किसी को लोन आपने दे रखा है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है ना, तो वो आपके लिए क्या होगी, एक तरह की इन्वेस्टमेंट ही तो होगी, वो भी एसेट हो जाएगी, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और इसके अलावा जो आती जो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेगी वो किस में आती है, अदर नॉन करंट एसेट्स में आती है। इनको डिटेल में हम समझेंगे, देखो सब पॉइंट्स को नीचे, पहले ये समझिए। इसके बाद दूसरा आपका आता है करंट एसेट। ये आपको याद रखना है कौन सी चीज किसके अंदर आती है, ठीक है। करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट आती है, यहाँ पे देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट थी, नॉन करंट में या करंट इन्वेस्टमेंट है। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज में आपका क्या आता है, आपका आता है यहाँ पे रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। ये तीनों ही मिला के क्या बनती है, इन्वेंट्री होती है, स्टॉक जिसे बोलते हैं। तीसरा है ट्रेड रिसीवेबल। यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब है डेटर्स, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल्स, ये सब आपके ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं। ट्रेड पेबल्स में क्या होते थे, ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स। अगला है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपका क्या आता है, कैश, बैंक, और एक और चीज आती है, बताओ कोई बताएगा? Sir, marketable securities. मार्केटेबल सिक्योरिटीज, वेरी गुड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये तीनों ही किसका पार्ट होती है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, जब कैश फ्लो स्टेटमेंट आप बनाओगे वहां पे आपको पता चल जाता है, ठीक है। अगला है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। कोई ऐसा लोन आपने दे रखा है किसी 1 साल 2 साल के लिए, माना 1 ईयर 2 ईयर्स के लिए कोई शॉर्ट टर्म लोन दे रखा है, किसी को एडवांसेस दे रखे हैं, तो वो आपके लिए करंट एसेट बन जाती है। और इन पांचों में कोई कैटेगरी में फॉल नहीं करता तो वो आपका अदर नॉन करंट एसेट में बनता है, ठीक है। इन दोनों का फर्स्ट और सेकंड का ऐड करोगे, सम अप करोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, एसेट निकल के आ जाएगी। यहाँ पे भी सेम है, ये करंट ईयर का डेटा होता है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर का। अच्छा, ऐसा क्यों बनाते हैं, ताकि हम क्या कर पाए, आपस में कंपैरिजन कर पाए कि पिछले साल के मुकाबले हमारी एसेट्स में कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितनी घटी है, कितनी लाइबिलिटीज कम हुई है, कितने डेटर्स घटे हैं, बढ़े हैं, इसलिए कंपैरिजन करते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, कोई भी कंपनी ऐसे ही बनाती, कहीं भी देखेंगे आप शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट का यही फॉर्मेट है। ये यहाँ पे आपको नोट करनी है बैलेंस शीट, ठीक है, घर में जाके नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे क्लियर हो, आगे चले, इसको अब डिटेल में समझते हैं हर एक पॉइंट्स को। देखिए, इसके बाद आ गया शेयर कैपिटल। हमने पढ़ा था ना इक्विटी लायबिलिटीज में पहला शेयर कैपिटल था। शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है, देखो शेयर कैपिटल के अंदर आता है द नंबर एंड अमाउंट ऑफ द शेयर्स ऑथराइज। सबसे पहले जिससे हम बोलते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब यहां पे समझेंगे, एक कंपनी है ए लिमिटेड, ए लिमिटेड की जो कैपिटल है उसने क्या कर दिया कि उसकी एक कैपेसिटी है, एज पर इज मेमोरेंडम उसने कहा कि मैं केवल 1 लाख शेयर, मैक्सिमम 1 लाख शेयर ही ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन ऑफ द कंपनी ही मैं क्या कर सकता हूँ, एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, यानी मैं इतने ही शेयर कैपिटल मार्केट में रख सकता हूँ, इश्यू कर सकता हूँ 1 लाख शेयर। तो मैक्सिमम हो गया, दिस इज द मैक्सिमम, इसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकती, इससे ज्यादा शेयर्स क्रिएट नहीं कर सकती कोई भी कंपनी। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है ऑथराइज शेयर कैपिटल, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, ऑथराइज शेयर कैपिटल कहा जाता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर कैपिटल इशूड बाय अ कंपनी ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम इज कॉल्ड ऑथराइज शेयर कैपिटल। इसके बाद क्या आता है शेयर कैपिटल के अंदर, दूसरा शेयर विच आर इशूड, कुछ शेयर जो आपने इश्यू किए हैं, सब्सक्राइब्ड किए हैं पब्लिक ने। इश्यू करने का मतलब समझते हैं, और सब्सक्राइब का मतलब फुल्ली पेड और पार्टली पेड, उनको हम समझेंगे नीचे। देखो एक छोटा सा ग्लिम्स दिखाता हूं आपको, उसमें समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा।
अभी मैंने कहा एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है। ए लिमिटेड मैक्सिमम कितने शेयर्स इश्यू कर सकती है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम? दीज आर द मैक्सिमम। तो ये क्या हो गए? ऑथराइज शेयर कैपिटल। अब इसमें से हो सकता है कंपनी ने कितने शेयर इश्यू किए, इसमें से माना 80,000 शेयर्स इश्यू किए हैं, एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए ईच। शेयर इश्यू करने का मतलब क्या है? कंपनी क्या करती है, कभी भी जब कंपनी को फंड्स की जरूरत होती है, पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, कंपनी कभी कभी लोन न लेके, कंपनी का क्या ऑप्शन होता है, कोई भी कंपनी है अगर उसको फंड की जरूरत है, ए लिमिटेड को माना फंड की जरूरत है, तो वो क्या करती है, या तो वो लोन लेगी, या वो डिबेंचर्स लेगी, या वो क्या करती है, शेयर्स लेती है। यहाँ पे तो उसको लोन रीपे करना पड़ेगा डिबेंचर्स को भी, लेकिन शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ये केवल क्या एंजॉय करते हैं, प्रॉफिट एंजॉय करते हैं। जो भी प्रॉफिट होगा वो इनमें एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है। पड़ा होगा ना आपने? मेरा भी थोड़ा है जी, कुछ जी कह रहे पढ़ा हैं? है डेबेंचर में मेरे ख्याल से शेयर शेयर प्रॉफिट हो ना हो देना पड़ता है ऐसा कुछ। हाँ, डिबेंचर्स को तो और देखो प्रॉफिट देना पड़ता है, लेकिन मैं एक जनरल हाँ आइडिया आपको बता रहा हूँ कि शेयर्स होते क्या है ना। जी ठीक है, जी लोन में तो देखो डिबेंचर्स आपको में क्या प्रॉफिट इंटरेस्ट नहीं पे करना मिलता है, करना है, डिबेंचर में इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट मिलता है आपको देना ही, चाहे प्रॉफिट हो ना हो। डिबेंचर्स को भी आपको क्या है, आपका जो डिबेंचर्स का जो इंटरेस्ट होता है, डिबेंचर्स को भी तो इंटरेस्ट पे करते हैं ना, वो इंटरेस्ट आपको देना ही देना होता है। लेकिन डिबेंचर्स शेयर्स में को आप ये कह प्रॉफिट रहे या हैं ना डिविडेंड तभी देंगे जब आपका क्या होता है, प्रॉफिट होता है कंपनी को। लॉस होगा तो आप कुछ नहीं देंगे, ठीक है। सर ये कह रहे हैं कि डिबेंचर्स में भी प्रॉफिट देना पड़ता है लेकिन डिबेंचर्स में कभी प्रॉफिट नहीं दे दिया जाता है इंटरेस्ट दिया जाता है डिबेंचर्स में इंटरेस्ट देते हैं, प्रॉफिट नहीं देते डिवेंचर्स को, है ना, हाँ ये जो इंटरेस्ट जो पे करते हैं। और जो शेयर्स में होता है वो मतलब डिविडेंड मेरा कंसर्न ये है आदित्य जी कि मतलब उनको जैसे शेयर होल्डर्स को लॉस होने की कंडीशन में हम नहीं देते कुछ भी, उनको चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो उनको मतलब देना पड़ता है, मतलब हाँ वो हाँ, इंटरेस्ट आप ये कहते हैं। समझो ना कि डिबेंचर्स एक लोन की तरह है हाँ लोन डिवेंचर है एक वो तरह से समझ लोन लीजिए हो हाँ। गया, ये लॉन्ग टर्म लोन ही मान लीजिए, है ना। डिवेंचर होल्डर्स ऑनर नहीं होते कंपनी के, ठीक है। तो डिवेंचर होल्डर्स में चाहे कंपनी को इस साल प्रॉफिट हो ना हो, आपको क्या करना है, उसका इंटरेस्ट आपको पे करना ही करना है। लेकिन शेयर्स के केस में ऐसा नहीं होता है। शेयर्स में आप डिविडेंड तभी दोगे अपने शेयर होल्डर्स को क्योंकि वो तो ऑनर हो गए। ऑनर क्या होता है, वो प्रॉफिट भी इंजॉय करता है, लॉस भी इंजॉय करता है, ठीक है। सो बॉन्ड्स क्या होते हैं बॉन्ड्स क्या कह रहे हो? बॉन्ड्स क्या होते हैं बॉन्ड्स, जी सर बॉन्ड्स में बताऊंगा, अभी पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, देखो इतनी डीप डिटेल में अभी नहीं जाते, मैं एक सिंपल करेक्ट बता रहा हूँ, अभी पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है आपका, है ना। जब बॉन्ड्स आएंगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ये क्लास बहुत डीप हो जाएगी। बस मैं ये समझा रहा हूँ आपको, इशूड शेयर कैपिटल और ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होती है। ऑथराइज समझ में आए? ऑथराइज शेयर कैपिटल आर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स इशूड बाय कंपनी, ठीक है, ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, वो होते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। इशू क्या होते हैं, वो पैसा कभी जो कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो वो क्या करती है, मार्केट में जाके, यानी आम पब्लिक में जाके क्या करती है, उनको बोलती है कि आप मेरे शेयर खरीदिए, उसके बदले में मैं आपको क्या दे रहा हूं, अपनी ओनरशिप दे रहा हूं कंपनी की, ठीक है। यानी मेरी एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, तो टोटल मैंने मतलब 80,000 के शेयर लॉन्च किए, तो टोटल मुझे कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, 8 लाख रुपए की। ये समझ में आया? ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशू शेयर कैपिटल, दोनों में डिफरेंस समझ में आया? Yes, sir. सौरभ आपको आया समझ में? यस जी, ठीक है। इशू शेयर कैपिटल हो गया। अब इशू करने के बाद जब कंपनी मार्केट में शेयर्स इशू करती है, अब जरूरी थोड़ा ना कि 80,000 के 80,000 शेयर्स लोग खरीद लेंगे। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि 80,000 में से मान लेते हैं केवल 70,000 शेयर्स ही पब्लिक ने क्या किए हैं, सब्सक्राइब किए हैं। सब्सक्राइब करने का मतलब है खरीदे हैं, इश्यू करने के बाद जो खरीदे हैं, तो ये कहलाते हैं सब्सक्राइब। माना 70,000 शेयर्स खरीदे, यानी 10 रुपए के हिसाब से। अब कंपनी को कितने रुपए मिले, कंपनी चाह कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट, कंपनी को कितना पैसा फंड की रिक्वायरमेंट थी, 8 लाख की। अब मिल कितना रहा है कंपनी को, 7 लाख रुपए, क्योंकि पूरे के पूरे शेयर्स सब्सक्राइब नहीं हुए ना। कितने हुए, 70,000 हुए सब्सक्राइब, इसे कहते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर्स, शेयर कैपिटल। ये तीनों चीज आई समझ में? यस सर जी।
ये यहाँ पे देखो यहाँ पे यही कहा है इश्यूड सब्सक्राइब्ड, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड सब्सक्राइब फुल्ली पेड। फुल्ली पेड का मतलब क्या होता है? फुल्ली पेड का मतलब है 10 रुपए का शेयर है तो पूरे का पूरा 10 रुपए, यानी 70,000 शेयर्स में से पूरे के पूरा एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए थे, यानी उसने क्या एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं, पूरा का पूरा सब्सक्राइब किया है, पूरे के पूरे 10 रुपए पब्लिक ने पैसा पे किया है, तो वो कहलाता फुल्ली पेड अप, ठीक है। इसके बाद और क्या क्या आता है शेयर कैपिटल के अंदर? पार वैल्यू पर शेयर। पार वैल्यू का मतलब है कि किस प्राइस पे हमने इश्यू किए थे शेयर, उससे ज्यादा तो नहीं ले रही। माना मैंने आईपीओ लॉन्च किया कंपनी का, उसमें मैंने वैल्यू रखी थी एक शेयर की वैल्यू कितनी? 10 रुपए। अब हो सकता है मार्केट में उसकी वैल्यू 12 रुपए भी है, चल रही है, 14 रुपए भी चल रही है, मुझे उससे मतलब नहीं। मैंने कितना लॉन्च की थी? 10 रुपए। तो 10 रुपए क्या होती है? दिस इज कॉल्ड पार वैल्यू। ये आपका शेयर कैपिटल का पार्ट आता है। शेयर आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड रिपोर्टिंग पीरियड शुड बी रिकंसाइल्ड। कोई ऐसे शेयर्स हैं जो कि क्या है? आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग में, यानी पिछले एक साल पिछले कोई ऐसे शेयर्स है जो पेंडिंग पड़े हैं, उसको भी हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, उसको भी यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। और क्या क्या आता है इसके अंदर? कॉल्स अनपेड। कोई ऐसी कॉल्स जो अभी पे नहीं हुई है। कॉल्स का मतलब समझते हैं? कभी भी मैं क्या करता हूँ, मुझे 70,000 ए लिमिटेड को 70,000 रुपए की जरूरत है, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, तो एक साथ मांगेंगे तो हर किसी के पास एक साथ पैसा नहीं है होता ना, तो कंपनी क्या करती है, वो इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगती है कि आप मेरे शेयर होल्डर बन जाओ, लेकिन आप क्या करो, 2 रुपए पहले दे दो, जिसे हम एप्लीकेशन मनी कहते हैं, है ना। 4 रुपए आप अलॉटमेंट पे दे देना जब आपको शेयर्स अलॉट होंगे, ठीक है। 4 रुपए आप फर्स्ट कॉल पे दे देना, और कितने हो गए? अच्छा 10 हो गए ना। चलो एक सेकेंड है, इसको 2 रुपए कर देते हैं। 2 रुपए आप फर्स्ट कॉल पे दे देना और 2 रुपए आप किस पे दे देना? फाइनल कॉल में आप दे देना। तो टोटल कितने रुपए हो रहे हैं? 10 रुपए चारों को मिला के। अब कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे आप सारे के सारे तो नहीं लोगे ना। माना अब आदित्य क्या कर रहा है, इस कंपनी के शेयर खरीदना चाह रहा है। आदित्य ने क्या किए, 70,000 टोटल कंपनी ने मार्केट में लोगों ने सब्सक्राइब किया था, उसमें से एक आदमी है जिसका नाम है आदित्य। आदित्य 500 शेयर्स खरीदता है। देखो 500 शेयर्स खरीदता है, वो देखो 2 रुपए एप्लीकेशन के भी दे देता है, 4 रुपए अलॉटमेंट के भी दे देता है, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के भी दे देता है, लेकिन वो ये वाली जो कॉल है फाइनल कॉल, वो देने में अभी असमर्थ है, ये नहीं पे कर पा रहा हो। तो कंपनी के उसने कितने पे कर दिए, कोई बताएगा मुझे अभी तक? यहाँ पे 2 4 6, 4 2 6 और 2 8, 8 रुपए तो पे कर दिए ना। यानी कितने के लिए उसने पेमेंट कर दी होगी कंपनी को? 400 रुपए की, 4,000 की, सॉरी 4,000 की पेमेंट कर दी है। ये होगी, इनको कहते हैं पेड कॉल्स, जो कॉल्स उसने पे कर दी है। अब कितनी पे नहीं की है? ये वाली फाइनल कॉल पे नहीं कर पाया वो, यानी 1,000 रुपए की। दिस इज कॉल्ड अनपेड कॉल्स। तो ये भी हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, इनको कहते हैं अनपेड कॉल्स। ये पूरा जब चैप्टर हम करेंगे सब कुछ समझेंगे, ठीक है। जनरल एंट्रीज वगैरह सब है इस चैप्टर में, पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, बारीकी से समझाऊंगा। बस ये एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ अभी चैप्टर का, जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे आएंगे तो ये समझ में आया? यस सर। और अगला होता है फॉरफीटेड शेयर। फॉरफीटेड शेयर्स क्या होता है? कई बार क्या होता है, अब माना क्या है कि आदित्य 2 रुपए की कॉल देने में इंसॉल्वेंट हो गया, आदित्य वो देने में असमर्थ है, तो कल की डेट में कंपनी क्या कर सकती है, पूरे के पूरे शेयर्स अपने क्या ले सकती है, फॉरफिट कर सकती है, ठीक है, वापस ले सकती है। फॉरफिट का मतलब वापस लेना, जो शेयर्स उसने आदित्य को दिए थे वो वापस ले रही है, तो वो भी आपका शेयर कैपिटल का पार्ट होता है। ये समझ में आया? ये बताइए। यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, ये शेयर कैपिटल हो गया। अब हम चलते हैं रिजर्व्स और सरप्लस को, सबको डिटेल में समझ रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब रिजर्व्स के अंदर मैंने बताया था अलग अलग टाइप के रिजर्व्स आते हैं।
रिजर्व्स और सरप्लस को हमने अलग अलग सब हेड्स में डिवाइड किया। इसमें आपका आता है कैपिटल रिजर्व, ठीक है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम आता है आपका, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व आता है, रीवैल्यूएशन रिजर्व आता है, ठीक है, सरप्लस अगर है, ठीक है, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट में से जो एक पार्ट है सरप्लस का वो आप यहाँ पे लिख लेते हैं, और कोई और स्पेसिफाइड रिजर्व आपने बना रखा है तो वो सब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अगला है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग मैंने बताया था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आते हैं आपके, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, देखो आगे ना डिवेंचर, डिवेंचर भी एक तरह का हमारा क्या है, बोरोइंग्स बोले तो लोन है, लोन पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं। बॉन्ड्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, ये सब आपके क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती हैं, ठीक है। टर्म लोन है, कोई एक पर्टिकुलर टर्म का लोन है कि 10 साल तक के लिए आपने लोन ले रखा है। डेफर्ड पेमेंट लाइबिलिटीज मैंने बताया था, कोई पेमेंट्स लाइबिलिटीज आपकी हैं वो सब इसमें आती हैं। डिपॉजिट्स, कुछ ऐसे डिपॉजिट्स थे जो आपने ले रखे हैं उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, बेसिकली ये सब एक तरह का क्या आपकी बोरोइंग्स है, जिसे आपने उधार लिए, बोरोइंग्स को बोले तो उधार है, अलग अलग तरह के उधार से, उसको आप यहाँ पे दिखाएंगे। लॉन्ग टर्म मैच्योरिटीज इतनी इंपॉर्टेंट ये है नहीं। लोन्स एंड एडवांसेस अगर किसी और पार्टी से हमने ले रखा है, अदर लोन्स एंड एडवांसेस स्पेसिफाइड नेचर, ठीक है। इसमें मेन आपको ध्यान रखना है बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, टर्म्स लोन और डिपॉजिट्स, ये याद रखिए, ये इसका पार्ट है। इसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजन अगर आपने कोई बना रखा है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन यानी एम्प्लॉइज बेनिफिट प्रोविजन बना रखा है, जैसे कि ग्रेच्युटी होगी एम्प्लॉइज की, है ना, ग्रेच्युटी पे करनी होती है ना लास्ट में जब पार्टनर रिटायर होता है, या प्रोविडेंट फंड बना रखा है, कोई पेंशन फंड बना रखा है, तो वो एक तरह के क्या होता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन आप बनाते हैं। कोई और प्रोविजन बना रखा है अगर स्पेसिफाई कर रखा है उसके बारे में, तो ये इसके अंदर आते हैं, ठीक है। जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं ना, ये वही है, उसको डिटेल में उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। अब उसके बाद है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग बोले तो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमने देखे ऐसा लोन जो आपने लंबे समय के लिए लिया है, ठीक है, फॉर द लॉन्गर टाइम बिंग, लॉन्गर टाइम के लिए अगर आपने कोई भी बोरोइंग्स ले रखी है वो सब लॉन्ग टर्म होती है। छोटे अंतराल के लिए अगर आपने कोई बोरोइंग्स ले रखी है तो वो आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है, लोन रीपेबल ऑन डिमांड। लोन रीपेबल ऑन डिमांड का मतलब है आपने लोन ले रखा है, लेकिन कभी भी वो पर्सन या वो पार्टी आपसे अगर क्या मांगती है, इंस्टीट्यूशन कोई भी लोन आपको बोलता है कि आज रीपे करो, तो आप उस समय आप रीपे कर पा रहे हैं, तो वो लोन रीपेबल ऑन डिमांड कहलाता है। कोई और लोन्स एंड एडवांसेस ले रखे हैं किसी और पार्टी से, कोई किसी तरह के डिपॉजिट्स आपने ले रखे हैं, छोटे मोटे डिपॉजिट्स या अदर लोन्स एंड एडवांसेस, ये सब इसके अंदर आते हैं। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर होते तो मैं बता देता, इसको डिस्कस करवा देता, ठीक है। इसमें बहुत डीप में हो जाएगा चैप्टर, भाई ये ध्यान देना आपने। अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज में आपका क्या क्या आती है, देखें, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, ठीक है, ऑन बोरोइंग्स, ठीक है। आपने क्या इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, कोई बता पाएगा मुझे क्या होता है ये? बताइए, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट एंड ड्यू, यानी आपने कोई लोन ले रखा है, उस पे आपको इंटरेस्ट एक्रू हो चुका है। इंटरेस्ट एक्रू मतलब आपके पास क्या है, आपने लोन ले रखा है किसी से, अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है, यू हैव अ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको उसे पे करना है, तो वो है इंटरेस्ट ड्यू। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कोई भी ऐसी इनकम जो आपने पहले ही एडवांस में ले ली, मैं आपको डिस्कस करवा चुका था। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है, माना मेरी ट्यूशन की फीस है, एक एग्जांपल है, ये महीना चल रहा है फरवरी का, मैंने फरवरी का मैंने क्या किया, एडवांस में मैं ले रहा हूँ, एडवांस फीस ले रहा हूँ आपसे, तो एडवांस फीस क्या होगी, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मेरी एक तरह की लायबिलिटी बन गई ना कि मुझे फरवरी का पूरा महीना आपका पढ़ाना होगा, समझ पा रहे हैं, तो वो कहलाती है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कोई अनपेड डिविडेंड है, ऐसा कोई डिविडेंड जो अभी तक आपने शेयर होल्डर्स को पे नहीं कर पाए हैं, वो इसमें आता है। एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर अलॉटमेंट फॉर ड्यू फॉर रिफंड इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन, इसको इंपॉर्टेंट नहीं छोड़िए। अदर करंट लायबिलिटीज, ये सब करंट लायबिलिटी का पार्ट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे मेन हेडिंग्स जो शुरू में याद, ये वाली हेडिंग्स आपकी इंपॉर्टेंट है, ये किसका पार्ट है ये याद ध्यान रखना है आपने, ठीक है। इन्होंने डिटेल में देखा, जो बैलेंस शीट फुल फ्लेज्ड बैलेंस शीट बनती है वो सब यहाँ पे इन्हीं पॉइंट से हेडिंग से बनती है। अब अगला देखिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट।
इसके अंदर क्या क्या आता है आपका, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट, अदर्स, ये सब आते हैं, ठीक है। और इस पे आप डेप्रिसिएशन वगैरह भी चार्ज करेंगे, बिल्डिंग उस पे, लैंड पे, बिल्डिंग पे, प्लांट एंड मशीनरी पे, फर्नीचर्स पे डेप्रिसिएशन जो होगा वो एडजस्ट करने के बाद आप दिखाएंगे। इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, माइनिंग राइट्स वगैरह ये सब आते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ऐसे जिससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कह लीजिए। कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है हमने प्रॉपर्टी में, कोई इक्विटी ले रखी किसी और कंपनी की, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर ले रखे हैं किसी थर्ड कंपनी के, गवर्नमेंट ट्रस्ट बॉन्ड्स वगैरह ले रखे हैं, डिवेंचर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, बॉन्ड्स में कर रखा है, म्यूचुअल फंड ले रखा है, किसी पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्टमेंट करके, वो सब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आती है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, आपने किसी को लोन्स दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, आपने यहाँ पे लोन लिए नहीं है, लोन दिए हैं, यानी उस पर अब इंटरेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है, यू विल गेट द इंटरेस्ट। कोई कैपिटल एडवांसेस आपने दे रखी है, अपनी कैपिटल में से कुछ हिस्सा आपने किसी को एज अ लोन दे रखा है, सिक्योरिटी डिपॉजिट किसी को दे रखा है। लोन्स एंड एडवांसेस टू रिलेटेड पार्टीज मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशंस वगैरह को आपने क्या कर रखा है, लोन्स और एडवांसेस पे कर रखे हैं। इसके अलावा और कोई, अगर इसके अलावा कोई और तीनों के अलावा कोई और लोन है तो वो इसमें फॉल होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अगला है करंट इन्वेस्टमेंट। अभी हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब करंट इन्वेस्टमेंट देखो, कौन सी छोटी इन्वेस्टमेंट आपने छोटे पीरियड के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करेगी, जैसे इक्विटी के लिए, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में हो सकता है छोटे पीरियड के लिए आपने क्या किया है, माना ए लिमिटेड ने रिलायंस के भी शेयर खरीद रखे हैं, कितने साल के लिए, माना 2 इयर्स के लिए, तो वो कैसे इक्विटी है, स्मॉल, एक तरह से करंट इन्वेस्टमेंट होगी। इसी तरह को प्रेफरेंस शेयर्स खरीद रखे हैं, सेम उसी तरह से, लेकिन कितने टाइम के लिए, ओनली फॉर 1 और 2 इयर्स। देख रहे हैं ना, सेम है इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड जैसा हमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में देखो, लेकिन ये छोटे अंतराल के लिए है। इन्वेंट्रीज मैंने बताया था, इन्वेंट्रीज में क्या क्या आता है आपका, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टोर एंड स्पेयर्स, फिनिश गुड्स, लूज टूल्स, स्टॉक इन ट्रेड। याद रखने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये बस आपको समझा रहा हूँ कि आपको बेसिक आइडिया हो जाए कि कौन सी चीज किसके अंदर आती है, ठीक है। बाकी आपके पास नोट्स ऑलरेडी पड़े हैं, आप देख सकते हैं इनको। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में मैंने बताया, बैलेंस विद बैंक, चेक्स, ड्राफ्ट्स इन हैंड, कैश इन हैंड, अदर्स स्पेसिफाइड, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, बैलेंस शीट आपने देखी शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग जो बैलेंस शीट बनती है, कैसे बनती है, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग वर्टिकल बनती है। आपको इसमें क्या याद रखना है मुख्यतः, देखिए आपको ये याद रखना है कि इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर क्या आता है, ठीक है, शेयर कैपिटल, ये सब आती है। इसको मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है जी, इक्विटी लायबिलिटी के अंदर आपको याद रखना है, पहला शेयर होल्डर्स फंड आता है, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस मनी रिसीव्ड ये आता है, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ठीक है। इनके अंदर थोड़ा बहुत देख लीजिए, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर जैसे क्या आता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, डेफर्ड, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज इज अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटीज, इस तरह से आता है, तो ध्यान रखना है, दिस इज द पार्ट ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे इस तरह से आपकी बैलेंस शीट बनती है इसमें, ठीक है। इससे आमतौर पे क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल उससे पोर्शन से बनता, अगर बन गया इससे क्वेश्चन तो फिर भी मैं आपको करा चुका हूँ, बेसिक आइडिया आपको लग चुका है। चलिए आगे चले, अब देखते हैं अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट हम देख चुके हैं। अब देखिए फॉर्म स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखिए कैसा बनता है, ये भी कैसा बनता है, देखो यहाँ पे भी पहले क्या बनता था, पहले इस तरह से बनता था ना,
आपके इस साइड क्या आती थी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम यहाँ आती थी, टी शेड बनती थी। लेकिन अब ये भी चेंज हो चुका है, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बन रही है ये भी कैसे वर्टिकल शेप की है, ठीक है, वर्टिकल शेप में आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। अब इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, पहला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब आपका जो कोर बिजनेस है, कंपनी का जो कोर बिजनेस है, उससे कितनी सेल हुई है, रेवेन्यू को ना कितनी सेल हुई है, वो आपकी इसके अंदर आती है, ठीक है। अदर इनकम, इसके अलावा कोई और इनकम है तो वो यहाँ पे आएगी। तो टोटल रेवेन्यू क्या आ जाएगा, इन दोनों को सम करके टोटल रेवेन्यू आपका आ जाता है। देखो ऑपरेशन जो आपका एक्चुअल बिजनेस है, अब माना मेरा किसका बिजनेस है, पेपर प्रिंटिंग का बिजनेस, और प्रिंटिंग से मेरे पास कितना पैसा है वो इसमें आ जाएगा। अदर इनकम बोले तो मुझे हो सकता है मैंने कोई पैसा उधार पे दिया तो मुझे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ठीक है, मुझे कोई रेंट, मेरी और प्रॉपर्टी पे रेंट रिसीव हो रहा है, सब मेरे लिए अदर इनकम होगी ना, वो सब यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हुआ, क्लियर है Yes, sir. जी। अब इसके बाद है एक्सपेंसेस। देखो पहले रेवेन्यू हमने इनको लिख लिया, इनकम वगैरह जो है, एक्सपेंसेस के अंदर क्या आता है, एक्सपेंसेस में आता है आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना मटेरियल आप कंज्यूम कर चुके हैं, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेंड, चेंज इन इन्वेंट्रीज, फिनिश गुड्स, कितने ही अपने इन्वेंट्रीज ली हैं, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड। कोई एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय के बेनिफिट्स में कोई खर्चा किए, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस बोले तो सैलरीज पे करना एम्प्लॉयज की, आप प्रोविडेंट फंड में कोई पैसा डाल रहे हैं, ठीक है, कोई आप बोनस प्रोवाइड कर रहे हैं एम्प्लॉयज को, वो सब एम्प्लॉय बेनिफिट में आता है। फाइनेंस कॉस्ट बोले तो कोई आप क्या करें, आपने कोई लोन ले रखा है उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो यहाँ पे आ जाएगा। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन नहीं, किसी एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो वो भी आपका क्या होता है, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट खर्चा है, वो यहाँ पे आ जाता है। या कोई इंटेंजिबल एसेट पे कोई अमोर्टाइजेशन कर रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। और इसके अलावा कोई और खर्चे तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल एक्सपेंसेस आपकी बन जाती है। अब देखो जैसे टोटल एक्सपेंसेस आ गए यहाँ पे, इसके बाद आपका आता है, देखो इसमें से क्या माइनस करते हैं, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट कैसा आएगा, जो हमने पॉइंट नंबर थर्ड था, थर्ड में से बाकी सारी आइटम्स माइनस कर दिए, यानी टोटल जो आपकी रेवेन्यू था उसमें से आपने खर्चे माइनस कर दिए, तो ये आ जाता है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। फिर उसके बाद कोई एक्सेप्शनल आइटम है वो माइनस हो जाती है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है उसको माइनस करते हैं। तो उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका आता है, जिससे अर्निंग बिफोर टैक्स भी कहते हैं। फिर आपने कोई टैक्स पे कर दिया, करंट टैक्स, कोई डेफर्ड टैक्स था वो पे कर दिया, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस बन जाता है। ये सीधा सा सिंपल सा, देखो इतना यहाँ पे डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसके बारे में नहीं पूछता पेपर में, बस आपको मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बता रहा हूँ कि इस तरह से जब भी आप, कोई भी कंपनी है जिसने की क्या करके अपने शेयर्स इशू करती है, या जो लिस्टेड कंपनी होती है जो मार्केट में अपने शेयर्स लिस्ट करती है, वो इस तरह से अपनी बैलेंस शीट, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है, ठीक है। यहाँ पे आपका चैप्टर है वहाँ कंप्लीट, ये वाला इंट्रोडक्शन हमने देख लिया कंपनीज अकाउंट का। कल हम क्या करेंगे, इसका थ्योरी बेस अपना अकाउंटिंग इसमें शुरू करेंगे। इसके थोड़ा क्वेश्चंस देख लेते हैं। आइए जरा क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। एमसीक्यू करते हैं थोड़ा जरा। So see, सी Which of the following statement is not a feature of a company? कौन सा फीचर है कंपनी का? सी ए होगा सर। ये हो गया, ठीक है, क्योंकि मेंबर्स की लायबिलिटी इसमें क्या होती है कंपनी में, लिमिटेड होती है। अगर कहा नहीं गया स्पेसिफिकली कि अनलिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। दूसरा बताइए, 51%. A company holding of central government is paid up share capital not less than 51%। ये याद रखना आपने, ठीक है, 50% नहीं है, 51% है। सी, देखो दोनों में कंफ्यूजन हो सकती है बाद में, इसलिए बोल रहा हूँ। नॉट लेस देन लिखा था ना, नॉट लेस देन 51%, 50% नहीं है, ठीक है जी। अगला बताइए, to the following statement
उसका बी होना चाहिए। ठीक है, बाकियों को भी देख लेते हैं ऑप्शन। सो बी। ठीक है, क्या कहा था मैंने? इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी, ऐसी फॉरेन कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई, आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई, भले उसका बिजनेस इंडिया में कर रही है, वो मतलब नहीं। तो देखो बी क्या कह रहा है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। कंपनी इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई है, स्थापित कहाँ हुई, आउटसाइड इंडिया हुई है, और उसका बिजनेस भले ही इंडिया में है, तो वो क्या कहलाएगी, फॉरेन कंपनी कहलाती है। ठीक है, बाकी दोनों केस में इनकॉर्पोरेट इंडिया में हुई है, तो ये इंडियन डोमेस्टिक कंपनी होगी, ये भी आपकी डोमेस्टिक कंपनी है। क्लियर हुआ? अगला बताइए। सो सी होना चाहिए। कौन सा फीचर नहीं है प्राइवेट कंपनी का? सी। सी डज नॉट इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक इन जनरल। हाँ, अच्छा, क्योंकि फीचर। ठीक है, ये कह रहा है फीचर्स नहीं है हाँ ना। सर सी होगा। पहला देखो, पहला क्या होता है, ये प्राइवेट कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती है। ठीक है, तो मेंबर्स के अपने राइट्स होते हैं कि वो ट्रांसफर नहीं कर सकते अपनी शेयर्स को। दूसरा क्या है, डज नॉट रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू एनी लिमिट। ठीक है, इट डज नॉट रेस्ट्रिक्ट एनी, ये फीचर है, डज नॉट रेस्ट्रिक्ट ऑन द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू एनी लिमिट। प्राइवेट कंपनी में कोई लिमिट नहीं होती मेंबर्स की। 200 ये होगा सर, होती है, लिमिट होती है। लिमिट होती ये है। ये होगा होगा, ये होगा सर, ये होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है ना। क्यों? यहाँ पे देखो ध्यान से बोलो, डज नॉट इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक इन जनरल। इन जनरल का है ना, इन जनरल में पब्लिक का पार्टिसिपेशन नहीं हो सकता क्या प्राइवेट कंपनी में? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है मतलब है ना? तो सर ये जनरल ये प्राइवेट कंपनी अपना कैपिटल कैसे रेस करती है? कैपिटल रेज नहीं करती, कैपिटल नहीं वो तो कैसे ये कर कैसे करती है? कैपिटल प्राइवेट कंपनी क्या करती है, देखो उनके पास भी इन्वेस्टर आते हैं, उनके पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं, FIIs उनको बोलते हैं, ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आते हैं। ठीक है, ये एंजल इन्वेस्टर सुना होगा आपने, जी जी जी। एंजल इन्वेस्टर आते हैं, वो सब आते हैं, वो इनमें इन्वेस्ट करते हैं। ये डायरेक्टली पब्लिक के पास जाके, स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं होती है, तो ये पब्लिक के पास जाके पैसा नहीं मांग सकते, आप और हमसे पैसा नहीं मांग सकती है। ये इनमें ये क्या करते हैं, एंजल इन्वेस्टर ढूंढते हैं, या फिर ये क्या करते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े बैंक्स हो गए, वो इनमें पैसा लगाते हैं, या वो उनके पास जब अप्रोच करती है कंपनी, तब वो उनके शेयर्स खरीदते हैं बल्क में। आम जनरल पब्लिक के लिए ये खुला नहीं होता ऑफर। ठीक है, ये उस केस में रेज करते हैं पैसा। शार्क ठीक है टैंक सर। जैसे, हाँ जी, ये शार्क टैंक में होता है, खुद जाते हैं। हाँ, ये क्लियर हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। इन जनरल में तो पब्लिक का पार्टिसिपेशन हो सकता है ना। चलिए अगले देखते हैं। ठीक है, फिफ्थ बताइए। Under Schedule 3 of the Companies Act, assets and liabilities are to be disclosed based on। ए एसेट्स को किस पे दिखाते हैं हम, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, है ना। बिल्कुल ठीक है। अगला क्या है, शेड्यूल 3 याद रखना, बैलेंस शीट बन रही है शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। क्या कह रहा है शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, यहाँ पे ए ए होगा। बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट, इट्स रजिस्टर्ड ए ऑफिस। इसका भी। बताया था मैंने, जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी कहाँ पे रखती है, जहां पे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वहां पे रखेगी। ठीक है, बाकी जब हम क्या है ना, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, जब हम क्या करेंगे, लॉ में पढ़ेंगे ना, लॉ में आप पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट, वहां पे हम समझेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, जो भी जितने भी केस लॉज वगैरह हैं वो सब वहां पे डिस्कस होंगे। ठीक है आदित्य, जी सर। क्योंकि यहाँ पे आपका चैप्टर ये थ्योरी बेस्ड नहीं है, क्योंकि फॉर इसमें आपका न्यूमेरिकल हम करेंगे इसके बाद कल से। अगला बताइए। सर सी। बी। कैश फ्लो स्टेटमेंट आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर, किसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं, मैंने बताया था कल B। स्पेशली अरे हाँ, बी नो रिक्वायर्ड कह रहे हैं ना, बी। इसके लिए। और कौन कौन सी कंपनी थी इसके अलावा, 1% कंपनी और 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी क्यों, और प्राइवेट कंपनी के लिए स्मॉल, तो हाँ स्मॉल वाले, हाँ। स्मॉल कंपनी, और कौन Small। सी, गवर्नमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी। इन कंपनीज के लिए कैश फ्लो बनाना जरूरी नहीं है, बाकी सबके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है बनाना, याद रखना।
इन 3 कंपनीज के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑप्शनल है, बना सकती है, नहीं भी बना सकती, लेकिन बाकी सबके लिए मैंडेटरी होता है। अगला बताइए। देखो, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी किसमें प्रेस्क्राइब्ड है? शेड्यूल 3 में। इसी के अंदर तो प्रेजेंटेशन होती है बैलेंस शीट की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, है ना, इसी में बनता है सब। नेक्स्ट, ये आपका ए होगा इसका। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन inventory, एग्जांपल ऑफ करंट एसेट? इन्वेंटरीज inventory, करंट एसेट्स होती हैं, बाकी दोनों क्या है? ये कैसी है, कैसेट है? फिक्स एसेट्स। fixed, यहाँ ये पे non इसी टर्म में नॉन करंट non-current। एसेट बोलोगे ना, नॉन करंट एसेट। इंटेंजिबल एसेट भी नॉन करंट एसेट है, ठीक है? सर ये जो लूज टूल होता है ना, है जी, लूज टूल होते हैं, इसको हम किस में ट्रीट करेंगे, नॉन क्या करंट कह रहे में हैं? या आपके करंट में? लूज टूल नहीं होते? हेलो, हेलो, हाँ रिया बोलिए। सर जैसे लूज टूल होते हैं ना, हेलो, आवाज नहीं आ रही है आदित्य। हेलो, आ रही है सर आपकी। हेलो हेलो, हेलो, आ रही है सर। हाँ जी हाँ जी बोलिए, हाँ जी हाँ जी, हेलो, हाँ सर आ हाँ रही है जी आवाज? हाँ जी, हाँ हाँ बोलिए। सर जैसे ना लूज टूल्स होते हैं, हाँ लूज टूल्स, हाँ हाँ, तो उसको सर हम हाँ नॉन करंट एसेट में ट्रीट करेंगे या करंट एसेट में ट्रीट करेंगे? लूज टूल्स नॉन करंट एसेट के अंदर आएगा ना, मैंने दिखाया था ना आपको, यहाँ पे देखो, लूज टूल्स आपका अगर इन्वेंट्रीज का सर पार्ट होता इसकी है। जैसे ये टूल्स को हम लॉन्गर टाइम के लिए अपने पास रखें, मतलब अच्छी कंडीशन पर रखें, तब? हम्म, देखो अगर यहाँ पे टूल्स, देखो यहाँ पे लिखा है ना, लूज टूल्स आपकी क्या होती है? इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक्स। स्टॉक किसके अंदर आता है? करंट आपकी करंट एसेट का पार्ट है। लूज टूल्स बेसिकली मान लो कि छोटे मोटे नट बोल्ट्स वगैरह जो होते हैं, हाँ, औजार। वो होते हैं, तो वो आपका क्या होगी, शॉर्टर पीरियड के लिए काम आएगा ना। भले आप रखे उनको लंबे समय के लिए ले, लेकिन हम मानते हैं उनको छोटे मोटे इसको, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर उसमें तो है नहीं, ये रेकरिंग नेचर का, आप खरीदते हैं फिर इनको यूज करते हैं इस तरह से, ठीक है? इसलिए हम ठीक इसको है सर। करंट एसेट ही मानेंगे, ठीक है? टूल्स का मतलब वो वाला टूल्स नहीं है। क्लियर है? जी सर। जी अगला बताइए। अर्निंग ऑन ईपीएस इज डिस्क्लोज्ड फॉलोइंग सेक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईपीएस आपका। सब ये होना चाहिए। बी इसका बी होगा इसका। हाँ, बी होगा। अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है? मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बताया था ना, ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर टैक्स माइनस होता है, फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स आता है, फिर उसमें हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट माइनस करते हैं, तब जाकर आपका अर्निंग पर शेयर आता है। वो कैसे निकलता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको पता चलेगा, ठीक है? अगला बताइए। विच ऑफ द नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट? कौन सा एग्जाम्पल नहीं कंपनी लार्ज एक्ट के? लार्ज कंपनी। लार्ज कंपनी, लार्ज कंपनी कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होती है ना, बाकी स्मॉल कंपनी भी होती है, प्राइवेट कंपनी भी होती है, ठीक है? सेक्शंस याद कर लेना। प्राइवेट कंपनी का सेक्शन बताइए क्या होता है? 268 है शायद। हाँ, 68। 268, ठीक है। तो ये आपको सेक्शंस याद करने में इंपॉर्टेंट जो जो है वो बता चुका, जो इंपॉर्टेंट नहीं था मैंने बता दिया कि उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में। तो एक तो सबसे मेन है सेक्शंस, और गवर्नमेंट कंपनीज में याद रखना कितने परसेंट के लिए शेयर होल्डर होता है। होल्डिंग कंपनी याद रखना, यहाँ ये सुपर इंपॉर्टेंट है, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, ठीक है? फिर ये आपके जो मैंने ये बताए थे, ये जब आपकी अभी बैलेंस शीट हमने ये या आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें हमने मेन मेन चीजें जो है वो देखी थी। अंदर डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस जो है जितना है सफिशिएंट है, उनको बाहर के उनको हेडिंग्स को याद रखिएगा, ठीक है? और मेन इसमें है जो जो 1% कंपनी क्या होता है, कितने मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम कितने हैं, मिनिमम कितने हैं, किसके लिए कैश फ्लो बनाना मैंडेटरी नहीं है। कई बार पेपरों में आ चुके हैं क्वेश्चन, यही पूछा जाता है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इंट्रोडक्शन से अगर पूछा जाएगा इस चैप्टर में। बाकी तो आपका कल से हम इसका प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कल से जनरल एंट्रीज वगैरह देखेंगे, जब शेयर्स इशू करते हैं, ठीक है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है, इशूड क्या होती है, सब्सक्राइब, ठीक है, ऑथराइज क्या होती है, कॉल्ड अप, पेड अप क्या होता है, वो सब हम कल समझेंगे, ठीक है? तो ये आपका आज यहीं पे इसको वाइंड अप करते हैं क्लास को। कल हम इसका
सर वैसे बच्चे ना यहाँ पर सर क्या कह रहे हो? वैसे बच्चे अभी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ये क्लासेस में ना मतलब पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, पोस्ट आने हाँ, का इंतजार करने में लगे हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं, हाँ आप पढ़ते रहिए। वो लेकिन फिर बाद में जब पोस्ट आएगी, ये कौन पढ़ा रहा है कौन पढ़ा रहा है वही रहेगी इनको। हम्म। कोई नहीं, आप पढ़ते रहिए ना। आप उनसे आगे हैं, सबसे बेटर चीज आपके लिए ये है कि आप अभी से पढ़ रहे हैं, आप अवेयर हैं, तो आप उनसे एक कदम आगे हैं, आप सिलेक्शन के उसमें हैं, हम्म, तो ये ध्यान रखिए बस, आप अपना पढ़ते रहिए। तो ये आपके पास नोट्स ऑलरेडी हैं, इसके मैं पढ़ा चुका हूँ, दोबारा से पीडीएफ शेयर करने की जरूरत तो नहीं है? नो सर। ठीक है, कर दीजिएगा सर। कर दूं इसको? चलो हाँ ठीक है, जी, मैं हाँ कर जी। दूंगा। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। ठीक है थैंक यू। ठीक है, कल थैंक इसी यू सर। टाइमिंग पे, कल आपका फिर इसका दूसरा पार्ट हम स्टार्ट करेंगे, जनरल एंट्रीज वगैरह देखेंगे, ठीक है? ओके। ठीक है सर। थैंक यू सर।